नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के तमाम उन प्रश्नों पर आपके साथ विस्तार से बात करने का प्रयास कर रहे हैं जो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के दौरान पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के आधार पर आप यूपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक अनुमान लगा सकते हैं, उसके आधार पर अपनी रणनीति को तय कर सकते हैं। साथ ही इन प्रश्नों की भाषा आपको यूपीएससी की भाषा पर पकड़ बनाने में भी एक सहायता प्रदान करेगी, जिसके आधार पर आप अपनी वर्ष 2025 की परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। आज हम जिस खंड पर इस पीवाईक्यू सीरीज में बात करने वाले हैं वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित दो खंड आपके सामने आएंगे। ये पहला पार्ट है, पहला खंड है। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं, जो कि वर्ष 2024 में पूछा गया है। क्या है प्रश्न? प्रश्न है विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटरों यानी आरटीजीज। आरटीजीज का मतलब क्या हुआ? आरटीजीज का मतलब हुआ रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने पहला कथन दिया है, आरटीजीज यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स लघु विखंडन रिएक्टर हैं, यानी स्मॉल फीसन रिएक्टर हैं। दूसरा कथन आपके सामने दिया है, आरटीजीज का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑन बोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। तीसरा कथन आपके सामने क्या दिया है, आरटीजीज में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है, जो शस्त्र विकास का एक उपोत्पाद है, एक बायो प्रोडक्ट है। आपके सामने प्रश्न है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। यहां पर अगर आप ठीक से इसे समझने का प्रयास करें तो जो आरटीसीज है वो वस्तुतः लघु विखंडन रिएक्टर नहीं होते हैं। इसकी व्याख्या हम देखेंगे और जब आप एक को निकाल देते हैं तो इसका सीधा उत्तर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि यहां पर पहले ऑप्शन में भी एक दिया है, सी ऑप्शन में भी एक दिया है और डी ऑप्शन में भी एक दिया है। तो निश्चित रूप से इसका जो उत्तर है वो तुरंत निकल जाता है अगर आप केवल एक ऑप्शन जानते हैं। तो ये प्रश्न, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप पहला जो कथन है उसको ठीक से जानते हैं तो दूसरे और तीसरे के बारे में आपको जानने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसका उत्तर बी हो जाएगा। लेकिन हम इसकी पूरी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और वो व्याख्या इसी प्रकार से है कि जो आरटीसीज हैं वो विखंडन रिएक्टर नहीं होते हैं। विखंडन में क्या होता है? विखंडन रिएक्टर परमाणु नाभिक यानी जो एटम का न्यूक्ली होता है उसको विभाजित करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, एनर्जी को जनरेट करते हैं। लेकिन जो आरटीजीज होते हैं उसमें रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे प्लूटोनियम 238 के प्राकृतिक क्षय यानी उसके नेचुरल डिके द्वारा बिजली उत्पन्न होती है। नेचुरल डिके के माध्यम से उसमें हीट उत्पन्न होती है बिना परमाणु विखंडन के। इस प्रकार से कथन एक सही नहीं है, वो गलत हो जाता है और उसी के आधार पर आपको उत्तर भी मिल जाएगा। चलिए आगे की भी व्याख्या देख लेते हैं। आगे जो दिया है कि आरटीजीज को अमेरिकी अंतरिक्ष यान जैसे कि कैसिनी और क्यूरोसिटी द्वारा असाधारण उपलब्धियों वाले मिशनों को शक्ति प्रदान करने के लिए, उनको पावर प्रदान करने के लिए सफलतापूर्वक नियोजित किया गया है, यानी उनके साथ अटैच किया गया है। इस प्रकार से कथन दो सही है, जो कि एक पूरी तरह से हमें पता लग जाता है कि आरटीजीज का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑन बोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। तो उस कथन से आप समझ गए होंगे कि ऐसा होता है। अब हम देखते हैं तीसरे कथन के बारे में। आरटीजीज हल्के कॉम्पैक्ट स्पेसक्राफ्ट पावर सिस्टम है जो असाधारण रूप से विश्वसनीय है। आरटीजीज प्लूटोनियम ऑक्साइड के रूप में प्लूटोनियम 238 के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय यानी उनके डिके से ऊष्मा का उपयोग करके विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं। और यही आपके ऑप्शन 3 में भी यहां लिखा गया है कि प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। और यहां बताया गया है कि जो शस्त्र विकास का एक उपोत्पाद है। जब हम, आप कह सकते हैं कि किसी प्रकार के न्यूक्लियर हथियार का निर्माण करता है तो उस न्यूक्लियर हथियार के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान एक बायो प्रोडक्ट होता है प्लूटोनियम 238। वही यहां पर इसके सेकंड पार्ट में दिया है तीसरे कथन के। तो आपको उत्तर मिल गया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं यानी खाना पकाया जाता है वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? यह वर्ष 2021 का प्रश्न है। यहां पर
पहला दिया है ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, दूसरा दिया है ज्वाला का तापमान, तीसरा दिया है ढक्कन का भार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसमें आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केवल एक और दो, दूसरा ऑप्शन है केवल दो और तीन, तीसरा ऑप्शन है केवल एक और तीन, और चौथा ऑप्शन है एक, दो और तीन। तो किसी भी प्रेशर कुकर में जो खाना पकाया जाता है वह मुख्यतः किस बात पर निर्भर होता है? यहीं पर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि अगर छिद्र का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा होगा तो सारी भाप बाहर निकल जाएगी, जिससे खाना पक नहीं पाएगा। तो निश्चित रूप से ये उसको प्रभावित करेगा। ढक्कन के बाहर से ढक्कन का जो बाहर है वो भी प्रेशर बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि अगर भार नहीं होगा, हल्का होगा, तो हल्के से भी भाप बाहर निकलने में सक्षम हो सकती है। हल्के से भी जो प्रेशर कुकर के अंदर भाप बनती है वो बाहर निकल सकती है। इसलिए अगर जितना भार ठीक होगा, संतुलन में होगा, वो भार जरूरी है ढक्कन का, जो कि खाने को पकने में सहायता प्रदान करता है। तो तीसरा भी यहां सही हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा दोनों सही होंगे। जबकि ज्वाला का तापमान जो है, वो फ्लेम का जो तापमान है वो ऊपर नीचे हो सकता है। प्रेशर कुकर में खाना बनाने में ज्वाला का तापमान जो है वो समय को प्रभावित करता है। खाना जल्दी पकता है या बाद में पकता है, इसको प्रभावित कर सकता है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाना पकाया जाता है वो मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? आपसे पूछा है मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। अगर हम ज्वाला के तापमान की बात करें तो वो समय को प्रभावित करता है। मुख्यतः इन दो चीजों पर प्रभावित करता है, यानी एक और तीन पर प्रभावित करता है, उसी पर निर्भर रहता है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, और उसकी यही व्याख्या हमारे आपके सामने यहां भी प्रस्तुत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप आईएएस प्रीलिम्स 2025 की सामान्य अध्ययन की लाइव ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आपके सामने दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध ये पूरा कोर्स है। और ये दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है आईएएस प्रीलिम्स 2025 सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी इस कोर्स की? 400 प्लस घंटों की कक्षाएं, इनको असीमित बार देखने की सुविधा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ये हिंदी में उपलब्ध है। और इसके लिए आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न है? तो एलईडी पर पिछले कई सालों में कई प्रश्न आ चुके हैं, आपने देखा है। इस बार सोडियम बत्तियों से कंपैरिजन पूछा है कि सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में जो सोडियम बत्तियां हैं वो एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न है। वर्ष 2021 का ये प्रश्न है। सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। दूसरा कथन है सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। और तीसरा दिया है सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं यानी कलर एडवांटेज प्रदान करती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। यहाँ पर चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है केवल तीन, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। चलिए इसकी व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपके सामने जो तस्वीर दी है ये सोडियम बत्तियों की दी है, और इसका जो सही उत्तर होगा वो एक और तीन होगा, यानी इसमें ऑप्शन जो दूसरा कथन दिया है वो सही नहीं होगा। इसकी व्याख्या के आधार पर हम इसके उत्तर को जान लेंगे। हाई प्रेशर सोडियम बत्तियां जो होती हैं, जिनको सोडियम लैंप्स के नाम से जानते हैं, वो सर्वदिशिक यानी ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। ओमनी डायरेक्शनल का सीधा सा मतलब है कि सभी दिशाओं में अपनी रोशनी को बिखेरती हैं। 360 डिग्री में प्रकाश वो उत्पन्न करती हैं। इसमें प्रकाश का अत्यधिक अपव्यय होता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी लाइट है, अगर वो चारों दिशाओं में ही अपनी रोशनी को, अपने प्रकाश को बिखेरेगी, तो उसमें प्रकाश का अपव्यय भी होगा, जो इसे कम कुशल बना देता है। वहीं एलईडी बत्तियां जो होती हैं, एलईडी लैंप्स जो होते हैं, वो प्रकाश दक्षता को बनाए रखने और लक्षित क्षेत्रों पर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए 180 डिग्री में प्रकाश उत्पन्न करती हैं। और इस प्रकार से कथन एक सही हो जाता है, क्योंकि कथन एक में इसी तरह की बातें की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। सड़क की बत्तियों के रूप में सोडियम बत्तियों की तुलना में, अगर हम सड़क की बत्तियों के रूप में सोडियम बत्तियों की तुलना करें और एलईडी बत्तियों की तुलना करें, एलईडी लैंप्स की तुलना करें,
तो एलईडी लैंप्स की जो उपयोगिता अवधि होती है वो अधिक होती है, और क्यों होती है वो हमने अभी आपको बताया था। एलईडी बत्तियों की उपयोगिता अवधि सोडियम बत्तियों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक होती है, और इस प्रकार से कथन 2 सही नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम बत्तियां एक बहुत ही संकीर्ण आवृत्ति 589 और 589.56 नैनोमीटर के दो तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ का उत्सर्जन करती हैं, और इनके दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम एक वर्णी यानी मोनोक्रोमेटिक होता है, जो पीले रंग का उत्सर्जन करता है। कौन से रंग का? येलो रंग को उत्सर्जित करता है। जबकि एलईडी बत्तियों में बहुत ही विस्तृत आवृत्ति यानी बहुत ही विस्तार प्रकार वाली जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो तरंग दैर्ध्य है, जो उसकी वेवलेंथ है, वो उपलब्ध होता है, और इस प्रकार से कथन इसमें तीसरा सही हो जाता है, क्योंकि इसी तरह की बात वहां पर की गई है। आप देख सकते हैं कि तीसरा कथन में कहा गया है कि सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लगभग एक वर्णी होता है, लेकिन एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं कलर एडवांटेज प्रदान करती है। इस प्रकार से कथन 3 भी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया। यहां आप पर्यवेक्षण शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं प्रेक्षण की जगह, और दोनों का मतलब एक ही है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किया, और इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? यह वर्ष 2019 का प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन यहां पर दिए हैं। पहला ऑप्शन है, हिग्स बोसोन कणों का अभिज्ञान हुआ, उनका पता लगा, उनकी नॉलेज हुई। दूसरा है, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। तीसरा दिया है, वॉर्म होल से होते हुए अंतरा मंदाकिनीय अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई। और चौथा आपके सामने दिया है, इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता सिंगुलैरिटी को समझना सुकर बनाया यानी आसान बनाया। अगर आप इस प्रश्न को देखें तो इस उस समय वर्ष 2019 में ये बहुत ज्यादा चर्चा में था, और ग्रेविटेशनल जो वेव्स हैं वो लगातार चर्चा में थी, और यही इसका सही उत्तर भी है। ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में उसने हमें कुछ ना कुछ जानकारी दी, और इसीलिए इसका पर्यवेक्षण, इसका ऑब्जर्वेशन महत्व रखता है। इसकी व्याख्या इसी प्रकार से है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय जो ब्लैक होल्स हैं, जिनके बारे में आपने सुना होगा, जो बिल्कुल एक तरह से ऐसा लगता है कि कोई बहुत गहरा कुआं है अंतरिक्ष में गहरे कुएं की तरह दिखाई देता है पूरा ब्लैक होल। उसके आसपास के एरिया में तो आपको कुछ ना कुछ तारे चमकते हुए नजर आएंगे, लेकिन एक पूरा ऐसा हिस्सा दिखाई देगा जो बिल्कुल ब्लैक होगा। उसके विलय का परीक्षण किया, यानी उसका पर्यवेक्षण किया, उसका ऑब्जर्वेशन किया। इससे गुरुत्वीय तरंगों यानी ग्रेविटेशनल वेव्स का अभिज्ञान हुआ, उनके बारे में हमें पता लगा। इस प्रकार से विकल्प बी सही हो जाता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करना आपके लिए जरूरी है गुरुत्वीय तरंगों के बारे में, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। वो इसी प्रकार से है कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो समस्त ब्रह्मांड में गमन करने वाली लहरें हैं, समस्त ब्रह्मांड में ये गमन करती हैं। इनके अस्तित्व का पूर्वानुमान अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 1916 में लगाया गया था, जब उन्होंने एक थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जो उन्होंने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की बात की थी, सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत की बात की थी, उसी दौरान इस ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में उन्होंने एक पूर्वानुमान लगाया था। और ये तरंगे जो हैं वो प्रकाशीय तरंगों से भिन्न हैं। ये तरंगे किसी परमाणु से भी लाख गुना छोटी होती हैं, ये जो आपके एटम जिसको आप कहते हैं उससे भी लाखों गुना ये छोटी होती है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में सामान्य जानकारी हमने हासिल की। गुरुत्वीय तरंगों की खोज में खगोलविदों ने अत्याधुनिक और बेहद संवेदनशील, बहुत ज्यादा सेंसिटिव लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो का नाम आपने सुना होगा, इसका इस्तेमाल किया था। और लीगो के माध्यम से ही वैज्ञानिक सक्षम हो पाए थे कि वो ग्रेविटेशनल वेव्स के संकेत प्राप्त कर सके। वर्ष 2017 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार गुरुत्वीय तरंगों के अवलोकन के लिए 3 वैज्ञानिकों रेनर विस, पैरी सी बैरिश और किप एस थोर्न को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। तो ये भी अतिरिक्त जानकारी विशेष तौर से आप याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लोरो एल्किल और पॉलीफ्लोरो एल्किल पदार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2024 का यह प्रश्न है। पहला आपका इसमें जो कथन दिया गया है, आप कह सकते हैं कि इस
तीन कथन यहां पर है और पहला कथन है कि जो PFAS है, यानी जो यहां पर आपके सामने परफ्लोरो एल्किल और पॉलीफ्लोरो एल्किल पदार्थों के संदर्भ में कथन ये दिए गए हैं और इसको संबोधित किया है PFAS से। तो PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। पहला कथन ये है। दूसरा कथन है पीएफएस पीएफएस पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत यानी डिग्रेडेड नहीं होते हैं। और तीसरा कथन आपके सामने दिया है पीएफएस के लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन और ऑप्शन डी एक, दो और तीन। वर्ष 2024 का प्रश्न है और इसकी व्याख्या के आधार पर आप इसके उत्तर को आसानी से जान सकते हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। यहां पर जितने भी कथन दिए हैं वो सभी सही हैं और इसलिए इनकी व्याख्या के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम परफ्लोरोएल्किल और पॉलीफ्लोरोएल्किल एस के बारे में ही जानेंगे और ये ऐसे रसायन हैं जो ग्रीस, तेल, जल तथा गर्मी के प्रतिरोधक होते हैं। इनका पहली बार उपयोग 1940 के दशक में किया गया था और अब ये दाग धब्बे तथा जल प्रतिरोधी कपड़ों, कालीनों, सफाई उत्पादों, पेंट और अग्निशमन फोम सहित सैकड़ों उत्पादों के भाग हैं, यानी उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ पीएफएस को एफडीए यानी जो फूड एंड ड्रग एजेंसी है अमेरिका की, उसके द्वारा कुकवेयर, खाद्य पैकेजिंग और खाद्य प्रसंस्करण जो उपकरण है यानी जो फूड प्रोसेसिंग उपकरण है उसमें सीमित उपयोग हेतु अधिकृत भी किया गया है। पीएफएस पेयजल, खाद्य पदार्थों, खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों और अन्य उपभोक्ता उत्पादों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं और इस प्रकार से कथन एक सही हो जाता है। इसी से संबंधित कथन एक था रासायनिक रूप से केमिकली पीएफएस बहुत भिन्न हो सकते हैं, हालांकि सभी में कार्बन फ्लोरीन बंद होता है जो बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण आसानी से निम्नीकृत नहीं होते हैं और इस प्रकार से कथन दो सही दिया है। कथन दो में आपको क्या दिया था? कथन दो में आपके सामने प्रस्तुत किया गया था कि पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत डिग्रेडेड ये नहीं होते हैं, तो ये कथन भी आपके सामने सही है। लोग हों या जंतु हों, अलग-अलग तरह आप कह सकते हैं कि व्यक्ति हों चाहे जंतु हों, वो विभिन्न तरीकों से विभिन्न पीएफएस रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आ सकते हैं। समय के साथ लोगों के शरीर से जितने रासायनिक पदार्थों का निष्कासन होता है, उससे ज़्यादा रासायनिक पदार्थ उनके शरीर में पहुंच जाते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे शरीर में जैव संचय हो सकता है। तो जैव संचय के बारे में ही तीसरा कथन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है और उस प्रकार से वो कथन 3 भी सही हो जाता है और विकल्प डी यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के संदर्भ में, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो व्यापक जीवन में प्रयोग होने वाले पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के बारे में हमें कुछ कथनों पर विचार करना है और यह बताना है कि ये सही है या गलत है। 2022 का प्रश्न है। पहला कथन क्या है? इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुण धर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है, यानी उनको मिलाया जा सकता है। दूसरा कथन है इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तीसरा कथन आपके सामने दिया है इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। और चौथा कथन आपके सामने दिया है इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? आपके सामने ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए है केवल एक और तीन, दूसरा ऑप्शन है केवल दो और चार, तीसरा है केवल एक और चार और चौथा ऑप्शन है केवल दो और तीन। चलिए इसकी व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे और इसमें जो उत्तर है वो एक और तीन है, यानी दूसरा और चौथा कथन यहां पर आपके सामने गलत हो जाता है। और गलत क्यों होता है इसकी व्याख्या के आधार पर आप समझ जाएंगे। पेट यानी पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट पॉलीएस्टर का एक प्रकार है। तो किसका प्रकार है? पॉलीएस्टर का एक प्रकार है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों आदि की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की बोतलों और कंटेनर आदि बनाने में किया जाता है। तो इसका उपयोग प्लास्टिक की बोतलों को बनाने में भी किया जाता है, कंटेनर को बनाने के अंतर्गत भी
इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य और पेय पदार्थों आदि की पैकेजिंग के अंतर्गत ये इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे खाद्य पैकेजिंग सामग्री के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि ये हल्का होता है, गैर प्रतिक्रियाशील होता है, यानी नॉन रिएक्टरी होता है, नॉन रिएक्शनरी होता है, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता है और साथ ही अफोर्डेबल भी होता है, किफायती भी होता है, कम कीमत का भी ये होता है। ये प्राय अन्य फाइबर जैसे रेयान, ऊन और कपास के साथ कपड़ों की छपाई में उपयोग किए जाते हैं, जो इन तंतुओं के अंतर्निहित गुणों यानी इनमें विद्यमान गुणों, अलग-अलग जो इनमें गुण विद्यमान होते हैं, उसको मजबूत करता है, जबकि कपड़े की सिकुड़न से उबरने की क्षमता में योगदान करता है और इस प्रकार से उनको प्रबलित करने में योगदान देता है। और यही एक स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लिखा है कि इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुण धर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। अगर पहला कथन सही होगा तो इसका मतलब है कि बी ऑप्शन और डी ऑप्शन कट जाएंगे। तो अब आपको तीसरा और चौथा कथन देखना है, लेकिन फिर भी हम इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। जो पेट होता है उसका सबसे व्यापक रूप से पुनर्नवीनीकृत किए जाने यानी उसको रिसाइकलिंग किए जाने वाले पेट बोतलें और कंटेनर है। सबसे व्यापक रूप से पुनर्नवीनीकृत किए जाने वाले पेट बोतलें और कंटेनर है, जिन्हें आमतौर पर पिघलाया जाता है और फाइबर फिल या कालीन के लिए रेशों फाइबर के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। पेट पुनर्नवीनीकरण करने के बाद उसको उस उद्देश्य हेतु पुनः उपयोग किया जा सकता है जिसके लिए उसे बनाया गया था। और पेट में पुनः संश्लेषण के लिए बहुलक को उसके पूर्वगामी रासायनिक घटकों में तोड़ने के लिए तरीके तैयार किए गए हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो कथन 3 है वो भी आपका सही हो जाएगा और इसमें ऑप्शन 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि। जल के बारे में पूछा गया है कि किसी अन्य पदार्थों की अपेक्षा, किसी अन्य द्रव की अपेक्षा, पदार्थ नहीं, किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि। इसके कारण पूछे गए हैं कि क्यों घोल सकता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है, इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है। दूसरा है यह ऊष्मा का सुचालक है। तीसरा है इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है और चौथा है यह हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। ये वर्ष 2021 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इसकी प्रकृति का द्विध्रुवीय होना, बाइपोलर होना। क्यों होगा, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जल को सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है, यूनिवर्सल विलायक है, सॉल्वेंट है, क्योंकि ये किसी भी अन्य द्रव की तुलना में अधिक पदार्थों को घोलने में सक्षम है। जल अपनी द्विध्रुवीय प्रकृति के कारण किसी भी अन्य यौगिक की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है। पानी के अणु, पानी के जो एटम होते हैं, पानी के जो अणु होते हैं, वो अपनी विशिष्ट संरचना के कारण एक तरफ धनात्मक आवेश वाले हाइड्रोजन और दूसरी तरफ ऋणात्मक आवेश वाले ऑक्सीजन अन्य अणुओं को आसानी से आकर्षित करने में सक्षम हो जाते हैं। पानी के एक तरफ धनात्मक जो आवेश वाले हाइड्रोजन अणु होते हैं और दूसरी तरफ ऋणात्मक आवेश वाला ऑक्सीजन अणु होता है, जो कि दूसरे पदार्थों के अन्य अणुओं को आसानी से आकर्षित कर सकता है और इसलिए वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी होता है, ज्यादा से ज्यादा पदार्थों को अपने आप में घोलने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न है, बिस्फिनोल ए बीपीए जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है। एक प्रमुख घटक है बिस्फिनोल ए, जो कि एक प्रमुख चिंता का भी कारण है अपने आप में। ये कुछ ऐसे प्रभाव डालता है जो चिंता का कारण बनता है। उस ये बताना है कि किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण घटक है, संरचनात्मक घटक है। वर्ष 2021 का प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है, निम्न घनत्व वाले पोलियोथे पॉलीएथिलीन पॉलीएथिलीन। दूसरा ऑप्शन है पॉलीकार्बोनेट, तीसरा है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट और चौथा ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका सही उत्तर होगा पॉलीकार्बोनेट। क्यों होगा, चलिए इसकी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। बिस्फिनोल ए पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक केमिकल है, एक रसायन है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का उपयोग कठोर प्लास्टिक की वस्तुओं जैसे कि पुनः उपयोग करने योग्य पानी की बोतलें, बच्चों की दूध की बोतलें, खाद्य कंटेनर, टेबलवेयर
जो टेबल वेयर होती है और अन्य भंडारण योग्य कंटेनर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन चीजों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बिस्फेनॉल ए यानी बीपीए एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक एसओजी है और बीपीए एपॉक्सी रेजिन में भी पाया जाता है, जो कुछ धातु आधारित खाद्य और पेय के डिब्बे के अंदर एक सुरक्षात्मक स्तर के रूप में काम करता है। पॉलीकार्बोनेट की बोतलों से तरल में बीपीए का रिसाव तरल या बोतल के तापमान पर अधिक निर्भर होता है। दरअसल बीपीए का लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जो एक चिंता का कारण इसे बनाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स को लाइव ऑनलाइन फॉर्म में करना चाहते हैं तो ये भी दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं 1200 प्लस घंटों की कक्षाएं, उन्हें असीमित बार देखने की सुविधा और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ये हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और 8750187501 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2020 का प्रश्न है। पहला कथन है, इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों यानी एंटीजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा है, इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त केशिकाओं यानी वाहिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। तीसरा है, इनका जैव रासायनिक संवेदकों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। और चौथा आपके सामने ऑप्शन दिया है, कथन दिया है, कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। चलिए इसकी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं और इसकी व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। लेकिन यहां पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि यूपीएससी ने इसका जो उत्तर दिया था उसका विकल्प माना था सी। सी सही माना था और वैसे हमें लगता है कि इसमें चारों ऑप्शन यहां पर सही दिए हैं। यूपीएससी ने दूसरा सही नहीं माना था। तो हम इसकी व्याख्या के आधार पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि हम क्यों आपके सामने डी ऑप्शन इसका सही बता रहे हैं। तो पहला देखते हैं कि औषधियां और प्रतिजनों के वाहक के रूप में जो कार्बन नैनो ट्यूब है वो किस तरह से काम करती हैं। कार्बन नैनो ट्यूब को औषधियों और प्रतिजनों यानी एंटीजनों के वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं और इनकी जो सतह का क्षेत्रफल होता है वो बड़ा होता है। छोटे होने के साथ साथ सतह का क्षेत्रफल बड़ा होता है, जिससे दवाओं को शरीर के विशेष भागों तक पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इन्हें कैंसर उपचार में दवाओं को सीधे कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जो भी कोशिकाएं कैंसर से प्रभावित हैं वहां तक सही इलाज पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। दवाओं को सीधे कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सकता है कार्बन नैनो ट्यूब के माध्यम से। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा है कृत्रिम रक्त वाहिकाओं के रूप में। कार्बन नैनो ट्यूब की क्षतिग्रस्त शरीर के भागों के लिए कृत्रिम रक्त वाहिकाओं के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि ये बहुत स्ट्रेंथन होती हैं, इनमें मजबूत होती हैं और साथ ही इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, लचीलापन भी होता है, जो इन्हें रक्त वाहिकाओं जैसी संरचनाओं के निर्माण के लिए बिल्कुल उपयुक्त बनाता है, जो क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में भी मदद कर सकती है। यानी जो हमारी डैमेज टिश्यूज हैं उनकी मरम्मत में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है कार्बन नैनो ट्यूब्स का। अब यूपीएससी ने इसको बाहर क्यों किया है इसका कारण अभी तक नहीं पता लग पाया है, लेकिन यूपीएससी ने इसको सही नहीं माना है दूसरे स्टेटमेंट को। अब आगे बढ़ते हैं और जैव रासायनिक संवेदक के रूप में इसकी कार्बन नैनो ट्यूब्स को जानने का प्रयास करते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स का जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। इनकी चालकता यानी इनकी कंडक्टिविटी और सतही प्रतिक्रियाशीलता या सतही प्रतिक्रिया यानी जो इनका प्रतिक्रियाशीलता का नेचर है उसके कारण ये रासायनिक परिवर्तनों का पता लगाने में सक्षम होते हैं। जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं उनका पता लगाने में इनका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे इनका उपयोग जैविक प्रक्रियाओं की निगरानी या रोगों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। साथ ही हाल ही में यह प्रमाणित किया गया है कि कार्यात्मक कार्बन नैनोट्यूब को ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स द्वारा बायोडिग्रेडेबल किया जा सकता है, जैव निम्नीकृत किया जा सकता है। अतः दिए गए सभी विकल्प सही होंगे। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स के माध्यम से अगर ये बायोडिग्रेडेबल है
तो विकल्प डी, जो कथन डी दिया था, वो भी सही हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से ये चारों ही कथन सही हैं, लेकिन यूपीएससी ने दूसरे कथन को सही नहीं माना है और इसलिए उसने आंसर इसका सी दिया है। तो ये अंतर भी विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 चीजें यहां पर दी हैं। कैराबिड बीटल्स, कांतर यानी सेंटीपीड्स, मक्खियां, दीमक, पर वास्प। वर्ष 2024 का ये प्रश्न है और आपसे पूछा है उपर्युक्त जीवों की कितने प्रकार में परजीवा जीव्याभ जातियां यानी पैरासिटोइड स्पीसीज पाई जाती हैं। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 4, ऑप्शन डी सभी 5। तो इसका जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी यहां पर केवल 3 ऐसी ऐसे जीवों के बारे में बात की गई है जो कि जीवों के कितने प्रकार में परजीव्याभ जातियां जो कि पैरासिटॉइड स्पीसीज हैं। तो ये कौन कौन सी पैरासिटॉइड स्पीसीज हैं उनके बारे में जान लेते हैं। परजीव्याभ इनको कहा जाता है, परजीव्याभ जातियां यानी पैरासिटॉइड स्पीसीज ऐसे कीट एवं उनके लार्वा का समूह होते हैं जो भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं। यानी परजीव्याभ जातियां ऐसे कीट और लार्वा का समूह है जो कि भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर है। परजीव्याभ में बर यानी वास्प, मक्खियां जैसे टेचिनिड मक्खियां, बीटल्स जैसे कैराबिड बीटल्स और कीट जैसे गार्डियन क्रीट की प्रजातियां शामिल होती हैं। इसके अलावा कांतर यानी सेंटीपीड्स विशेष रूप से शिकारी होते हैं। ये लगभग हर छोटे और कोमल जंतु जिसमें कीट और अन्य छोटे जीव शामिल है होते हैं उसको खाते हैं, इसलिए उन्हें परजीव्याभ नहीं माना जा सकता है। तो सेंटीपीड्स को आप निकाल देंगे और दीमक को भी आप निकाल देंगे। दीमक का भोजन मुख्य रूप से सेल्यूलोज होता है जो लकड़ी, घास, पत्तियां, ह्यूमस और वनस्पति मूल की सामग्री जैसे कागज, कार्डबोर्ड, कपास से प्राप्त होता है। इसलिए दीमक को परजीव्याभ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। दिए गए विकल्पों में से केवल 3 परजीव्याभ हैं, कांतर और दीमक। यहां पर परजीव्याभ नहीं है, तो कांतर निकल जाएगा, दीमक निकल जाएगा। 1, 3, 5 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है कि कितने प्रकार के, आपसे ये नहीं पूछा कि कौन सा, आपसे पूछा है कि कितने ऐसे हैं। तो 1, 2, 3 हो गए, तो केवल 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित, डायलेट करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। वर्ष 2024 का प्रश्न है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड, पेंटॉक्साइड भी इसको कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड इसका सही उत्तर होगा, यानी NO इसका सही उत्तर होगा। और NO इसका सही उत्तर क्यों होगा? चलिए इसकी व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा अणु है जो मानव शरीर में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, यानी ये नेचुरली उत्पन्न होता है और रक्त वाहिकाओं को आराम देने और उन्हें विस्फारित, चौड़ा करने में मदद करता है, जिससे रक्त प्रवाह में वृद्धि होती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वासोडाइलेशन। वासोडाइलेशन के नाम से इसको जानते हैं। जब रक्त वाहिकाएं चौड़ी होती हैं तो उनमें अधिक रक्त प्रवाह होता है, जिससे ऊतकों को, टिश्यूज को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण इस प्रकार से है कि जब आप व्यायाम करते हैं तो आपका जो शरीर है वो अधिक नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न करता है ताकि मांसपेशियों तक अधिक रक्त पहुंच सके। इसका उपयोग चिकित्सा उपचार में हृदय रोग और उच्च रक्तचाप, हाई बीपी जैसी स्थितियों के लिए किया जाता है ताकि रक्त परिसंचरण में सुधार हो सके। तो अब आप जान गए होंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्साइड ही उसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। वर्ष 2024 का प्रश्न है। कौन कौन से पौधे हैं यहाँ पर? मूंगफली, कुल्थी, होर्सग्राम और सोयाबीन। उपर्युक्त में से कितने मटर कुल फैमिली के हैं? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें सभी 3 उत्तर हो जाएगा इसका, और इसकी व्याख्या के आधार पर आप जान जाएंगे कि सभी 3 इसका उत्तर क्यों होगा। मूंगफली या ग्राउंडनट, अर्चिस हाइपोगिया, फली या बीन, फैबेसी कुल, आमतौर पर मटर कुल के रूप में जाना जाता है। ये फैबेसी कुल है, ये आमतौर पर मटर कुल के नाम से जाना जाता है। उसी की एक प्रजाति है मूंगफली या ग्राउंडनट, और विश्व भर में भारत मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर हम होर्स ग्राम की बात करें तो ये फैबेसी कुल से संबंधित है और यह मुख्य रूप से एशियाई और अफ्रीकी देशों में
उगाई जाने वाली छोटी या कम ज्ञात उपेक्षित फलियों में से एक है। इसी प्रकार से अगर आप सोयाबीन की बात करें तो ये भी मटर कुल से ही संबंधित है। सोयाबीन खाद्य बीज है, आर्थिक रूप से विश्व की सबसे महत्वपूर्ण फलियों में से एक है और लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन और सैकड़ों रासायनिक उत्पादों हेतु सामग्री का भी काम ये करता है, सामग्री प्रदान करती है सोयाबीन। तो इस प्रकार से विकल्प सी इसमें सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वोल्बैचिया पद्धति का कभी-कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है? वर्ष 2023 का ये प्रश्न है। मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना। बी ऑप्शन है शेष शस्य क्रॉप रेजिड्यू से संवेष्टन सामग्री पैकिंग मटेरियल बनाना। सी ऑप्शन है जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों का उत्पादन करना और डी ऑप्शन है जैव मात्रा के ऊष्म रासायनिक रूपांतरण से बायोचार का उत्पादन करना। इसका जो सही उत्तर होगा, वोल्पैचिया पद्धति लगातार चर्चा में रही और विशेष तौर से मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को इसके माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानेंगे। वोल्बैचिया कुछ मच्छरों सहित लगभग 60% कीट प्रजातियों में मौजूद एक प्राकृतिक बैक्टीरिया है। तो वोल्बैचिया क्या हुआ? एक प्राकृतिक बैक्टीरिया हुआ। वोल्बैचिया बैक्टीरिया लोगों या जानवरों, उदाहरण के लिए मछली, पक्षी, पालतू जानवरों को संक्रमित नहीं कर सकता है। कई सालों से वैज्ञानिक वोल्बैचिया का अध्ययन कर रहे हैं और मानव में संक्रमित वायरस फैलाने वाले मच्छरों को संभावित रूप से नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग करने के तरीकों की भी तलाश कर रहे हैं, ताकि इसके माध्यम से जो भी मच्छर व्यक्तियों को संक्रमित कर सकते हैं उन पर एक नियंत्रण स्थापित कर सके। इस वोल्बैचिया बैक्टीरिया के माध्यम से इस प्रकार के प्रयास पहले से ही चल रहे हैं। वोल्बैचिया विधि से संबंधित विश्व मच्छर कार्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व मच्छर कार्यक्रम की फील्ड टीमें नर और मादा एडीज एजिप्टी मच्छरों को वोल्बैचिया के साथ कई सप्ताह तक वातावरण में प्रसारित करते हैं और ये मादा एडीज इजिप्टी वही मच्छर है जो कि डेंगू को फैलाता है। ये मच्छर तब प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मच्छरों के साथ प्रजनन करते हैं। इसके साथ ही वोल्बैचिया वाले मच्छरों का जो प्रतिशत है वो उच्च बना रहता है। वोल्बैचिया वाले मच्छरों द्वारा लोगों में वायरस को प्रसारित करने की क्षमता होती है, जिससे जीका, डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एरियल मेटाजिनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति को सबसे सही निर्दिष्ट करता है? वर्ष 2023 का ये प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना। बी ऑप्शन है किसी पर्यावास की पक्षी जातियों की आनुवंशिक रचना को समझना। सी ऑप्शन है गतिशील प्राणियों से रुधिर प्रतिदर्श लेने के लिए वायुवाहित युक्तियों का प्रयोग करना और डी ऑप्शन है भूमितल और जल निकायों से पादप एवं जंतु प्रतिदर्श एकत्र करने के लिए अगम्य क्षेत्रों में ड्रोन भेजना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एरियल मेटाजिनोमिक्स के बारे में बात की गई है कि किस एक स्थिति को सबसे सही निर्दिष्ट करता है। किसी पर्यावास में वायु से डीएनए सैंपल्स को एक बार में एकत्र करना इसका सही उत्तर होगा। और सही उत्तर क्या होगा, चलिए व्याख्या के आधार पर जानने का प्रयास करते हैं। जो मेटाजिनोमिक्स होता है उसका आशय है सभी जीवों, आमतौर पर रोगाणुओं से काफी बड़ी मात्रा में पृथक किए गए संपूर्ण न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों की संरचना और कार्य का अध्ययन करना होता है। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड है आपके डीएनए और आरएनए की जो फंडामेंटल इकाई है, जो बेसिक इकाइयां हैं, उनको हम न्यूक्लियोटाइड्स के नाम से जानते हैं। मेटाजिनोमिक्स का उपयोग अक्सर सूक्ष्म जीवों, मानव त्वचा, मृदा या जल में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके विशिष्ट समुदाय का अध्ययन करने के लिए इनका इसका प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। एरियल मेटाजेनोमिक्स एक ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है, तो ये अपने आप में एक अलग क्षेत्र है, अलग वैज्ञानिक क्षेत्र है, जिसमें वायु में मौजूद आनुवंशिक पदार्थों, विशेष रूप से पर्यावास में निलंबित सूक्ष्म जीव के डीएनए और आरएनए का अध्ययन करना इसके अंतर्गत शामिल होता है। यह आउटडोर वायु, इंडोर वायु और वायु जनित कणों जैसे विभिन्न वातावरणों में से एकत्र किए गए वायु के नमूनों में पाए जाने वाले माइक्रोबियल जीवों या माइक्रोबायोम का विश्लेषण पर केंद्रित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें सही हो जाता है। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब हमारे सामने एक और
आपके सामने कोर्स उपस्थित है जो कि आईएएस प्रीलिम्स, जीएस, सामान्य अध्ययन और सीसेट ऑनलाइन से संबंधित है। ये भी दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है। इससे भी आप जुड़ सकते हैं और इसमें आपको मिलेंगे 500 प्लस घंटों कक्षाएं, असीमित बार उन्हें देखने की सुविधा और 30 निशुल्क टेस्ट जो कि जीएस और सीसेट से संबंधित है। हिंदी माध्यम में ये उपलब्ध होगा। इसके लिए आप तुरंत डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप या आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम था, इसका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ये पहला भाग था। दूसरा भाग आपके सामने जल्द ही आएगा। एक बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन न्यूज दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है, तो पीडीएफ भी आपको मिलेगी। वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट है तो वहां से भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आपको एक प्रश्न भी पिन मिलेगा, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर जरूर देना है। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।